सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। द्वादशी कला के अंतर्गत आज हम भारत जनसंख्या की संरचना भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भारत और जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत आज हम आयु वर्ग का अध्ययन करेंगे। आयु वर्ग का तात्पर्य जनसंख्या में आयु वर्ग का अध्ययन करना। आयु वर्ग का अध्ययन हम श्रम शक्ति, आश्रित जनसंख्या और दीर्घायु इसकी जानकारी करने के लिए आयु वर्ग की संरचना का अध्ययन करते हैं। श्रम शक्ति का मतलब है व्यक्ति की कार्य क्षमता कितनी है, कार्य शक्ति कितनी है, उत्पादक वर्ग कितना है। आश्रित जनसंख्या का तात्पर्य छोटे आयु के बालक और वृद्ध बालक, उनकी जनसंख्या जो आर्थिक अनुत्पादक होती है, अर्थात किसी प्रकार का कार्य नहीं करते। और दीर्घायु अर्थात वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या, इसकी जानकारी करने के लिए हम आयु वर्ग की संरचना का अध्ययन करेंगे। आयु वर्ग की संरचना को हम 3 वर्गों में अध्ययन करते हैं: बाल वर्ग, वयस्क वर्ग, वृद्ध वर्ग। बाल वर्ग 0 से लेकर 14 वर्ष तक के व्यक्ति, वयस्क वर्ग 15 से लेकर 64 वर्ष तक के व्यक्ति और वृद्ध वर्ग के अंतर्गत 65 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है। वयस्क वर्ग को हम 2 भागों में बांटते हैं: युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग। 15 वर्ष से 34 वर्ष युवा वर्ग कहलाता है। प्रौढ़ वर्ग 35 से लेकर 59 वर्ष की आयु के व्यक्ति प्रौढ़ कहलाते हैं। यह जो वयस्क वर्ग है, यह जनसंख्या की संरचना में अधिक होना गतिशीलता का द्योतक है, अर्थात कार्यशील जनसंख्या। यह वर्ग आर्थिक उत्पादक होता है। जिस देश में वयस्क वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है, उस देश का आर्थिक विकास द्रुत गति से होता है, अर्थात वहां की अर्थव्यवस्था उज्जवल होती है। इसी का अध्ययन हम आयु वर्ग के अंतर्गत करते हैं। बाल वर्ग के अंदर 1991 में 36%, 2001 में 35% और जो 2011 की जनगणना हुई उसमें बाल वर्ग 29% था, अर्थात जो आश्रित वर्ग है वो 29% था। वयस्क वर्ग के अंतर्गत 2001 में 58% और 2011 में 62% रहा, अर्थात यहां पर जो आयु वर्ग है वह अधिक है। इसका तात्पर्य है भारत में कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना। वृद्ध वर्ग 2001 में 6.3% थी, जो 2011 में 8.8% रह गई। अब यह 29 और 8 ये दोनों मिलाते हैं तो ये दोनों जनसंख्या आश्रित जनसंख्या कहलाती है और वयस्क वर्ग जो है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। भारतीय जनसंख्या का 33% भाग जो है वो कार्यशील जनसंख्या का माना जाता है। यह जो आयु वर्ग की संरचना है, इस आयु वर्ग की संरचना के अंतर्गत यह जो वृद्धि हो रही है वयस्क वर्ग की और आश्रित वर्ग दिन दिन कम होता जा रहा है। यदि हम राज्य के अनुसार इसका अध्ययन करते हैं तो हमें काफी विषमता देखने को मिलेगी। कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़, बिहार में 1 करोड़ प्रथम और द्वितीय स्थान पर है
इनकी जनसंख्या में बाल वर्ग की जनसंख्या की दृष्टि से मेघालय में 18%, बिहार में 17% और जम्मू कश्मीर में 16% है। वहीं झारखंड में 15% है। बिहार में, राजस्थान में 15%, मिजोरम में 15%, उत्तर प्रदेश में 14%, तमिलनाडु में 9, गोवा में 9% है। इस प्रकार बालकों की जो जनसंख्या है वो न्यूनतम है। यदि हम पिरामिड की दृष्टि से देखते हैं तो भारत की आयु वर्ग का पिरामिड है वो नुकीले आकार का पिरामिड है। नुकीले आकार का पिरामिड का तात्पर्य है बाल वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो वृद्ध कम है, परंतु वयस्क वर्ग जो है वो सर्वाधिक है। इसका तात्पर्य है यहाँ की जनसंख्या गतिशील जनसंख्या कहलाती है। भारत जनसंख्या की संरचना में आयु वर्ग के बाद हम साक्षरता का अध्ययन करते हैं। साक्षरता का तात्पर्य है सामाजिक विकास का एक मापदंड है जो कि देश में रहने वाली जनसंख्या होती है उसका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति पर इस साक्षरता का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें साक्षरता का भी अध्ययन करना चाहिए। किसी भी देश की जब हम साक्षरता का अध्ययन करते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था, वहां का नगरीकरण, वहां की जातीय स्थिति, वहां की समाज की संरचना, परिवहन, तकनीकी, ये सारे जो विकास के मापदंड होते हैं इसकी जानकारी साक्षरता के माध्यम से होती है। अर्थात किसी भी देश में साक्षरता का अधिक होने का तात्पर्य है कि वहां का सामाजिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। यदि देश के अंदर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास न्यून है, इसका तात्पर्य है वहां का साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक, किसी भी देश के अंतर्गत जो साक्षरता है वह उस देश की साक्षरता के लिए अर्थव्यवस्था का प्रसार, अर्थात उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी है, कैसी है, उसका आर्थिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, यह साक्षरता का प्रभाव उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जैसा कि हमको ज्ञात है जितने भी विकसित राष्ट्र है वहां की साक्षरता प्रतिशत अधिक होने के कारण उन देशों का औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। दूसरा बिंदु है नगरीकरण। किसी भी देश का नगरीकरण उस साक्षरता से प्रभावित होता है। साक्षरता जितनी अधिक होगी उसका नगरीकरण उतना ही तीव्र गति से होगा, और यदि किसी देश का नगरीकरण तीव्र गति से होता है तो उसका आर्थिक विकास भी तीव्र गति से होता है। उसके समाज में व्यक्ति के रहन सहन का स्तर भी उच्च होता है जो कि साक्षरता का द्योतक है। जीवन स्तर, व्यक्ति का जीवन निर्वाह प्रणाली कैसी है। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो उसकी जीवन प्रणाली उत्कृष्ट होती है, ठीक प्रकार की होती है, सब प्रकार की सुविधाओं का वह व्यक्ति उपभोग करता है। यह प्रारंभ में यदि हम देखें तो जब व्यक्ति गुफाओं में रहता था, निरक्षर था, तो उनके जीवन की सुविधाएं सीमित थी, परंतु धीरे धीरे साक्षरता बढ़ी तो जीवन स्तर भी बढ़ा। जातीय संरचना, जातीय संरचना भी साक्षरता का द्योतक है। साक्षरता जितनी अच्छी होती है जातीय संरचना भी उतनी ही अच्छी प्रकार से समझने में जटिलता कम होती है। वर्तमान समय में हम देखेंगे जातीय जटिलता प्रारंभ से यदि देखते हैं तो कम हुई है। उस कम होने का कारण साक्षरता के प्रतिशत का बढ़ना है। समाज में स्त्रियों की स्थिति, जिस देश में साक्षरता अच्छी होती है उस देश की सामाजिक स्थिति भी में महिलाओं की जो स्थिति है वो उत्कृष्ट होती है। इसलिए विकासशील और विकसित देशों में
महिलाओं की यदि स्थिति देखी जाए तो विकासशील देशों के अंदर महिलाओं की स्थिति अच्छी है। कारण क्या है? वहां पर साक्षरता का प्रतिशत भी उच्च है। भारत और भारत के पड़ोसी देश, यहाँ समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति दयनीय है। उसका मूल कारण है साक्षरता का प्रतिशत कम होना। फिर है मूल्य प्रणाली, शैक्षिक सुविधाएं। जितने अच्छे व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे वहां के जीवन मूल्य उतने ही अच्छे होंगे। परंपराओं से, रूढ़िवादिता से दूर होंगे। आधुनिक जीवन मूल्यों का समावेश हो चुका होगा और यही विकास का द्योतक है। शैक्षणिक सुविधाएं भी, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, यह सुविधाएं साक्षरता को प्रभावित करती है। साक्षरता जितनी अधिक होगी उतनी शैक्षिक सुविधाएं अधिक होगी, और जिस देश में शैक्षिक सुविधाएं अधिक होगी वहां पर भी इस साक्षरता को प्रभावित करेगा और साक्षरता बढ़ेगी। यातायात और संचार के साधन और तकनीकी विकास। जिस देश में साक्षरता का प्रतिशत अधिक होता है वहां पर उच्च कोटि के यातायात, उच्च कोटि के संचार और तकनीकी विकास भी द्रुत गति से होता है। अब यदि हम साक्षरता का अध्ययन करें तो 1961 में 28% साक्षरता थी, जो 2011 में जाकर 74% साक्षरता का रहा। इसका तात्पर्य यह है कि इन 50 वर्षों में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 3 गुना अधिक हुआ है। 2011 में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता का अध्ययन करें बीते हुए वर्षों से, तो पुरुष साक्षरता 82.14% रही और महिला साक्षरता 65.46% रही, जो गत वर्षों की तुलना में 3 गुना से 4 गुना बढ़ी है। इसका मतलब है देश के अंदर साक्षरता का विकास हुआ है। उस साक्षरता के विकास की दृष्टि से हम पूरे देश को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो है राष्ट्रीय स्तर से अधिक साक्षरता वाले राज्य और दूसरे हैं राष्ट्रीय स्तर से कम साक्षरता वाले राज्य। अब यदि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर से अधिक साक्षरता वाले जो राज्य हैं उनमें केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, इनमें पुरुष और महिला साक्षरता उच्च कोटि की बनी हुई है। और राष्ट्रीय स्तर से कम साक्षरता वाले राज्यों का अध्ययन करते हैं जहां पर 23% ही 63% ही साक्षरता है, जिसमें बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इनका साक्षरता प्रतिशत केरल, लक्षद्वीप से कम माना जाता है। इस तरह साक्षरता की दृष्टि से यदि हम क्षेत्रीय प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं, राज्यों का वर्गीकरण करते हैं, तो बहुत अधिक विषमता देखने को मिलेगी। कुछ राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, परंतु बिहार जैसे राज्य हैं वहां पर अभी भी साक्षरता का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। अब ये साक्षरता का प्रतिशत कहीं पर अधिक, कहीं पर कम है। इसका मूल कारण है नगरीयकरण, औद्योगिकरण, उपनिवेशीकरण। उस दौरान कुछ क्षेत्र में तो साक्षरता का प्रतिशत प्रारंभ से ही अधिक रहा। केरल, मद्रास, सूरत, कलकत्ता, यहां पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने शासन किया, तो प्रारंभ से ही शिक्षा का विकास हुआ, तो वहां पर साक्षरता का प्रतिशत अधिक देखने को मिलेगा। परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जो देश की आजादी के बाद भी सुख सुविधाओं से वंचित है, वहां पर अभी भी साक्षरता का प्रतिशत निम्न है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।